हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। जैसे कि हम पहले की क्लासेस में देख रहे थे, वैसे ही आज भी मैं आपको एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर 2.9 कंपनी लॉ के बारे में बताऊंगी। पहले का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो आज हम जिसको ख़त्म भी करेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का, यानी कि कंपनी का निर्माण किस तरीके से होता है। उसके 3 चरण थे। पहला चरण था, फर्स्ट स्टेज थी उसकी प्रमोशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का प्रवर्तन। तो कंपनी के निर्माण के लिए सबसे पहले कंपनी का प्रवर्तन आवश्यक है। तो उसमें हमने देखा कि प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक के कार्य क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या है, अधिकार और दायित्व क्या है, वो कैसे काम करता है, और कंपनी का प्रमोशन होता है। सेकेंड स्टेज में हमने देखा इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, यानी कि निगमन या रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि सीमा नियम, और कंपनी के अंतर्नियम यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें हमने देखा सीमा नियम क्या होता है, कैसा दस्तावेज है, इसमें क्या क्या होनी चाहिए, और उसी के साथ हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस देखा था। इसी के बाद कंपनी के अंतर्नियम हमने देखे कि कंपनी के अंतर्नियम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका ड्राफ्ट कैसे होगा, प्रारूप कैसे होगा, उसके कंटेंट विषय वस्तु कैसे होंगी, अगर ऐसे अंतर्नियमों में कोई संशोधन परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो वो कैसे किया जाएगा। और इसी के साथ हमने देखा था आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में। आज हम इसका तीसरा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपनी द्वारा व्यापार प्रारंभ करना, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये है कि जबकि दोनों चरण, यानी कि पहला चरण प्रमोशन ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रवर्तन पूरा होता है, और दूसरा चरण कंपनी के जब सीमा नियम और अंतर नियम पूर्ण हो जाते हैं, जो भी उनकी लीगलिटी है वो पूरी हो जाती है, जो भी उनकी आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट्स का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो कंपनी द्वारा व्यापार का प्रारंभ किया जाता है। कंपनी अधिनियम के धारा 11 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होगी, अपने निगमन की तारीख से अपना कारोबार अर्थात व्यापार प्रारंभ कर सकेगी। निगमन की तारीख से, यानी कि जिस दिन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ वो उसी दिन से अपना कारोबार शुरू करेगी। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। लेकिन पब्लिक कंपनी अपने निगमन के बाद ही कारोबार प्रारंभ कर सकेगी, जब उसे वांछित अनुमति पत्र प्राप्त हो जाए। यानी कि पब्लिक कंपनी को जब तक कि अनुमति पत्र प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि उसको परमिशन लेटर नहीं मिल जाता, वो अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी की दशा में अनुमति प्राप्त पत्र, यानी कि उसको कारोबार प्रारंभ करने के लिए जो पत्र की आवश्यकता है, ऐसे अनुमति पत्र प्राप्त हो जाने की कुछ लीगल नेसेसरी है, विधिक औपचारिकता है, उनको पूरा कर लेने के बाद रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जारी किया जाता है, जो इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा, निश्चयित सबूत होगा कि कंपनी अपना व्यापार यानी कि कारोबार प्रारंभ करने के लिए अधिकृत कर दी गई है। यानी कि प्रमोशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी हो जाने के बाद भी व्यापार प्रारंभ करने के लिए किसी कंपनी को रजिस्ट्रार की जो भी कोई और अन्य आवश्यकता है उनको पूरी किया जाना आवश्यक है। बिना उनके रजिस्ट्रार अनुमति का प्रमाण पत्र नहीं देगा, परमिशन लेटर देगा ही नहीं। तो ये है निगमन, कंपनी का निगमन, यानी कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी का निर्माण कैसे होता है। तो उस निर्माण के लिए इन तीनों चरणों को पार करना जरूरी है, तभी ऐसी कोई कंपनी बन पाएगी, निर्माण होगा और आगे वो अपना काम कर पाएगी। आगे हम देख रहे हैं इसमें संयम ज्ञापन व संयम अनुच्छेद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब हमने कंपनी के निर्माण में इसका दूसरा चरण पढ़ा था, जिसमें कंपनी का संयम ज्ञापन और संयम अनुच्छेद के बारे में पढ़ा, तो जब ये दोनों ही डॉक्यूमेंट इतने इम्पॉर्टेंट हैं कंपनी के लिए, तो हम इसमें देखेंगे फिर इसमें अंतर क्यों है। तो संयम ज्ञापन में उन मूलभूत बातों का जिक्र रहता है, उल्लेख रहता है, जिसके आधार पर कंपनी का निगमन किया जाता है। यानी कि संयम ज्ञापन इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सबसे पहले आप ये बताओ कि कंपनी बनी क्यों है। जबकि संयम अनुच्छेद में उन नियमों और विनियमों का उल्लेख रहता है जो कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि अब कंपनी आपने बना ली, कंपनी की विषय वस्तु आपने क्लियर कर ली, तो भाई अब कंपनी काम कैसे करेगी, तो वो जो कंपनी किस तरीके से काम करेगी, तो वो तरीका जो है, जो प्रोसेस जो है, उन प्रोसेस
जिसमें लिखे जाते हैं वो है संयम अनुच्छेद। फिर इसमें अंतर क्या है, संयम ज्ञापन में कंपनी के उद्देश्यों और शक्तियों का उल्लेख रहता है कि वो किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है, इसकी पावर क्या है, जबकि संयम अनुच्छेद में कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियम और विनियम का उल्लेख किया जाता है कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई उद्देश्य बताया गया है तो आर्टिकल्स ये बताएंगे कि उन उद्देश्यों को प्राप्त कैसे करना है। आगे हम देख रहे हैं, कंपनी द्वारा संयम ज्ञापन के उद्देश्यों से परे कार्य नहीं किया जा सकता। यदि किया जाता है तो अधिकारातीत का माना जाएगा, यानी कि अधिकारातीत का सिद्धांत माना जाएगा। जबकि संयम अनुच्छेद से परे किए जाने वाले कार्यों को सदस्यों के अनुमोदन से विधिपूर्ण हो जाता है। यानी कि संयम ज्ञापन इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बाहर जाके कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। अगर करता है तो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। जबकि संयम अनुच्छेद में अगर ऐसा हो भी जाता है तो कंपनी के जितने भी सदस्य हैं उनसे अनुमोदन एक्नॉलेजमेंट ली जा सकती है। फिर इसमें अंतर है, संयम ज्ञापन एक स्वतंत्र दस्तावेज है, वह किसी के अधीन नहीं होता। मेमोरेंडम एसोसिएशन अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जबकि संयम अनुच्छेद संयम ज्ञापन के अधीन होता है। संयम अनुच्छेद में ऐसी कोई बात नहीं रखी जा सकती जो संयम ज्ञापन के प्रतिकूल है। यानी कि मेन हेड तो हो गया संयम ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसके अंदर के कंटेंट जितने भी हो गए वो हो गए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन संयम ज्ञापन के अगेंस्ट किसी भी सूरत में नहीं बनेंगे। फिर ये कहता है इसमें अंतर में, संयम ज्ञापन द्वारा कंपनी और कंपनी के साथ समव्यवहार करने वाले पर व्यक्तियों के संबंधों को नियंत्रित किया जाता है कि संयम ज्ञापन में उस डॉक्यूमेंट में क्लियर लिखा होगा कि कंपनी किसके साथ तो समव्यवहार करेगी, किसके साथ कम्युनिकेशन करेगी, किसके साथ बातचीत करेगी, किसके साथ अपना कारोबार शुरू करने के लिए या कारोबार करने के लिए, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए किन लोगों से संविदा करेगी, किन से नहीं करेगी, इस बात का स्पष्ट उसमें उल्लेख रहता है। जबकि संयम अनुच्छेदों द्वारा कंपनी और उसके सदस्यों के बीच संबंध तथा कंपनी के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करती है, क्योंकि कंपनी में काम करने वाले भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उनको भी कंट्रोल तो किसी तरह किया जाएगा। तो वो कैसे होगा, संयम अनुच्छेद के द्वारा। फिर हम देखते हैं, संयम ज्ञापन में परिवर्तन की प्रक्रिया जटिल है। इसमें परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प के साथ अनुमोदन आवश्यकता होता है। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इतनी मूल और मेन हड्डी है इसकी कि इसमें परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है, और अगर परिवर्तन हो भी जाए तो उसकी प्रोसीजर बहुत क्लिष्ट होती है। जबकि संयम अनुच्छेदों में परिवर्तन केवल विशेष संकल्प द्वारा किया जा सकता है, अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि संयम अनुच्छेद कंपनी के अंदर काम करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए चीज़ें हैं कि कंपनी में किस तरीके से काम होगा। तो जब कभी काम में ऐसी स्थिति आ गई कि हमें उसमें परिवर्तन करके कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे कि काम में तेज़ी आए, या कोई नई टेक्निक आ गई, तो भाई काम के अंदर नई टेक्निक को लेने के लिए कुछ तो चेंजेस होंगे। तो ऐसे परिवर्तन संशोधन के लिए यहाँ पर विशेष संकल्प पारित किया जाना ही काफ़ी है, अनुमोदन की ऐसी आवश्यकता नहीं होती, जबकि संयम ज्ञापन में अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो शॉर्ट में, संयम ज्ञापन कंपनी का मेन हेड डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखता है। कंपनी कौन सा काम करेगी, कौन सा ऑब्जेक्ट रखेगी, वो क्लियर बताता है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन संयम अनुच्छेद कंपनी के अंदर किस प्रकार से काम होगा, सदस्य कैसे काम करेंगे, और कंपनी को किस किस तरीके से विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए अगर परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो कैसे होगा, ये सब चीज़ें अनुच्छेदों में दी होती है। तो ये संयम ज्ञापन और ये संयम अनुच्छेद है। आगे की क्लास में हम और आगे देखेंगे नए किसी टॉपिक के साथ। Thank you, students.